नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि बिल्कुल नए बिजनेस के लिए मुद्रा का फॉर्म कैसे भरा जाता है। हमारे बहुत सारे देखने वालों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम मुद्रा का किशोर और तरुण का फॉर्म, अगर हमें नया बिजनेस सेटअप करना है तो उसका फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बताएं। तो लीजिए, हम हाजिर हैं उसी वीडियो के साथ में। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि मुद्रा का फॉर्म होता कैसा है जो किशोर और तरुण के लिए में भरना होता है। ये 4 पेज का फॉर्म होता है और हर बैंक में आपको एक जैसा फॉर्म ही मिलेगा। इसलिए आपको ये घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जो हम यहाँ बताएंगे वो आपके काम आएगा या नहीं आएगा। आप किसी बैंक में मुद्रा का किशोर या तरुण का लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हो नए बिजनेस के लिए, तो आपको यही फॉर्म भरना होगा। तो शुरू करते हैं कि इसको भरना कैसे है। अब मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दे तो उसका साफ साफ दिखाई देगा आपको। तो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन, जो जो जानकारी आपने अपनी तरफ से भरनी है वो हम रेड कलर में, लाल कलर में दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत क्लियरली पता चल जाए कि आपने कौन से कॉलम्स भरने हैं। भरते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी कॉलम, कोई भी रो को खाली मत छोड़िए। कोशिश कीजिए कि पूरा फॉर्म कंप्लीट कीजिए। उसके साथ जो कागज बताए हैं बैंक ने, वो कागज आप पूरी तरह से लगाइए। तो यहाँ हम जिस बिजनेस को सेटअप करने वाले हैं वो है टैक्सी का बिजनेस। हम जो लोन लेने वाले हैं वो है टैक्सी के लिए लोन, और हम ये फॉर्म भरेंगे। शुरू करते हैं। सबसे ऊपर होता है यहाँ पे बैंक का लोगो और नेम ऑफ द बैंक। तो ये जिस भी बैंक में आप मुद्रा का लोन अप्लाई करने जाएंगे वहां पर ये फॉर्म में पहले से छपा हुआ होगा। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद ये जो ए वाला जो टेबल है, इस पे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इसमें भी आपने कुछ नहीं भरना। एंटरप्राइज नेम, एप्लीकेशन सीरियल नंबर, नेम ऑफ द ब्रांच, कैटेगरी, ये भी आपने नहीं भरना। ये खुद बैंक के ऑफिशियल्स भरेंगे। आपने जो जानकारी भरनी है वो उस बी टेबल से शुरू करना है भरने के लिए। सबसे पहले इसमें पूछा गया नेम ऑफ द एंटरप्राइज। तो मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस है ये है श्याम ट्रैवल्स के नाम से। आपका जो भी फर्म का नाम हो जो आपने रखा हो वो आप नाम यहां पर भरिए। इसके बाद आपने बताना है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आपका जो बिजनेस है वो, उसका मालिक कौन है। वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी कि कोई सिंगल मालिक है उसका, कोई पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, या कोई भी और कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो यहां पर जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं वो एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है जिसमें कि एक अकेला उस फर्म का मालिक है। तो हम प्रोप्राइटरी के नीचे टिक कर रहे हैं। उसके बाद है करंट बिजनेस एड्रेस। बिजनेस का एड्रेस क्या है, तो आप अपना एड्रेस भर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे भरा है। शॉप नंबर 4, बड़ा बाजार, सुभाष नगर, दिल्ली। इसके बाद भरना है स्टेट यानी प्रदेश का नाम, ये हमने भरा न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। इसके बाद भरना है पिन कोड, जो हमने भरा पिन कोड 110025। इसका हमें बताना है कि बिजनेस प्रेमिसेस यानी कि जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं वो जगह किराए की है या हमारी अपनी है। तो यहां पर मैं किराए को चुन रहा हूं, तो मैं किराए यानी रेंटेड के आगे टिक कर रहा हूं। अगर वो जगह आपकी अपनी है तो आप ओन्ड के आगे टिक कर सकते हैं। इसके बाद हमें बताना है टेलीफोन नंबर। तो जो पहला ब्लॉक है वो है लैंडलाइन नंबर के लिए। अगर उस लैंडलाइन नंबर है तो आप यहां भर सकते हैं, नहीं तो आप यहां एनए लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके पास अवश्य होगा, तो आपने यहां पर अपना मोबाइल नंबर भरना है जैसा कि मैंने भर के दिखाया है। अब आपने बताना है ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप इस तरह से अपना ईमेल आईडी भरिए, और अगर नहीं है तो यहां पर एनए या निल जरूर लिखिए, खाली मत छोड़िए उसको। इसके बाद है बिजनेस एक्टिविटी, एग्जिस्टिंग और प्रपोज। एग्जिस्टिंग मतलब आप अभी क्या काम कर रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, और आप प्रपोज यानी कि जो लोन आप लेंगे उससे आप क्या काम करेंगे, क्या काम करने का प्लान किया है। तो यहां पर जो एप्लीकेंट है या जो बोरोअर है जो ये फॉर्म भर रहा है उसका अपना अभी पहले से कोई बिजनेस नहीं है, तो हम यहां पर लिख रहे हैं निल। और प्रपोज्ड, जैसा मैंने बताया कि वो टैक्सी का काम करना चाहते हैं, तो यहां हमने लिखा है टैक्सी सर्विस। अब है डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि बिजनेस को शुरू करने की तारीख। तो आपने यहां इस फॉर्मेट में यानी कि डी एम एम वाई 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 फॉर्मेट में आपने ये तारीख भरनी है। सबसे पहले आएगी डेट, उसके बाद आएगा महीना, और उसके बाद आएगा साल। अब हमें बताना है कि क्या जो हमारी यूनिट है यानी कि हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। कई तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, उद्यम का रजिस्ट्रेशन होता है जो कि पहले उद्योग आधार के नाम से जाना जाता था। शॉप एड का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आप टैक्सी का काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हो टैक्सी को चलाने के लिए। तो इस तरह के कई रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं जिसकी आपको अपने काम में जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पर हम यस पर टिक कर रहे हैं कि हाँ जी हमारी यूनिट रजिस्टर्ड है। तो अगर रजिस्टर्ड है तो हमें बताना है कि किस तरह के रजिस्ट्रेशन जो हमारे पास में है। जैसे मैंने यहां पर उदाहरण के तौर पर भरा है शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नंबर डाल दिया मैंने। उसके नीचे लिखा है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका भी नंबर मैंने यहां पर डाल दिया है। तो इसी तरह से आपके जो भी रजिस्ट्रेशन आपके पास हो अपने बिजनेस के, वो आप यहां पर भर सकते हैं। अब हमें बताना है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, यानी कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहां पर है। तो यहां पर मैंने वही एड्रेस भरा है जो हमने ऊपर करंट बिजनेस एड्रेस में भरा था। अगर आपका वो एड्रेस सेम है तो आप भी इसी तरह से वही एड्रेस भर सकते हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और है और बिजनेस का एड्रेस कुछ और है तो आप यहां पर जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस हो वो आप यहां पर भर दीजिए। अब आपने बताना है सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी का मतलब कि
हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटी हम किस में बिलोंग करते हैं या हम जनरल में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चुना है OBC को, तो मैंने OBC के आगे टिक किया हुआ है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप यहीं पर सोशल कैटेगरी के आगे यहाँ पर इस तरह से NA टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपने बताना है माइनॉरिटी। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो जिस भी अल्पसंख्यक समुदाय से आप आते हैं या बिलोंग करते हैं उसके आगे आपने टिक कर देना है, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन्स या ज़ोरोएस्ट्रियंस में से। अब आपने बताना है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर की, यानी कि जो भी इस बिजनेस का मालिक है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, सबसे पहले आ जाता है नाम, तो मैंने यहाँ पर नाम लिखा दीपक कुमार, फिर आ जाती है डेट ऑफ बर्थ, फिर आ जाता है मेल या फीमेल, फिर आता है रेजिडेंशियल एड्रेस और साथ में आता है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आप ऊपर भर चुके हैं, आप वही मोबाइल नंबर यहाँ पर भर सकते हैं दोबारा से, कुछ इस तरह से। इसके बाद आपने बताना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने कहां तक पढ़ाई करी है, किस क्लास तक पढ़ाई करी है, जैसे मैंने यहाँ भरा है 12th। फिर बताना है एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ एक्टिविटी। एक्सपीरियंस के संबंध में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है आपका काम बिल्कुल नया हो और आपके पास उस काम का कोई अनुभव ना हो। अगर ऐसा है तो आप यहाँ नील लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है 2 years, 2 years मैंने क्यों लिखा कि हालांकि दीपक कुमार जी का ये वाली जो फॉर्म है वो तो नई है, लेकिन इसके पहले हो सकता है वो किसी और के लिए टैक्सी चलाते रहे हो और उनको उस काम का अनुभव हो, तो आप यहाँ 2 years लिख सकते हैं, या जितने भी साल का आपका अनुभव है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो आप नील कर सकते हैं इसे। अब हमें बताना है आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बताते हैं आईडी प्रूफ, यानी कि जो इस बिजनेस का मालिक है उसे अपने आईडी प्रूफ के बारे में बताना है कि क्या आईडी प्रूफ वो दे रहा है। जैसे हमने यहाँ लिखा है आधार कार्ड, फिर हमें बताना होगा उस आईडी प्रूफ का नंबर, जैसे मैंने यहाँ लिखा आधार कार्ड का नंबर। फिर हमें बताना है कि एड्रेस प्रूफ हम क्या दे रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आ जाता है, फिर पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे भर दिया। और फिर बताना है कि क्या हमारी जिस बैंक में हम लोन लेने जा रहे हैं उसके किसी अधिकारी से या डायरेक्टर से कोई रिलेशनशिप है, कोई पारिवारिक संबंध है। अगर ऐसा है तो आपने यहाँ पर उस अधिकारी का नाम और संबंध बताना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर नील कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप में होता और उसमें 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स हैं, तो आपने क्या करना है, सी वाले टेबल में आपने यहाँ पर दूसरे पार्टनर का नाम लिखना है। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो आप यहाँ पर एक और इसमें रो जोड़ सकते हैं और उसमें तीसरे पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर वो कंपनी है तो सारे डायरेक्टर्स का नाम आपने यहाँ भरना है। और इसी तरह से इस वाली टेबल में आपने सभी डायरेक्टर्स या पार्टनर्स की पर्सनल डिटेल्स जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के बारे में यहाँ पर लिखना होगा। अब हमें बताना है नेम ऑफ एसोसिएट कंसर्न्स और नेचर ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएट कंसर्न्स क्या होती हैं कि जो इस बिजनेस का मालिक है जिसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है, अगर वो जो मालिक है वो किसी और फर्म में भी प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है या किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, तो उस फर्म की जानकारी यहां पर हमें देनी होती है। अब जैसे हम जिस फर्म को भर रहे हैं, जिस फर्म के लिए भर रहे हैं, उनका ऐसा कोई भी रिलेशनशिप किसी भी फर्म के साथ में नहीं है, तो हम यहाँ पर निल और एनए भर रहे हैं। अगर आपकी कोई ऐसी फर्म है जिसमें आप प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर हैं इस फर्म के अलावा, तो आपने यहाँ पर जानकारी उसकी देनी होगी। अब हमें बताना है बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटीज एग्जिस्टिंग, यानी कि हम अभी जो हमारे बैंक के खाते हैं या जो लोन है वो अकाउंट्स किस बैंक में हैं उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। अब जैसे मैंने यहाँ भरा सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है वो पहले से एसबीआई में है। इसके बाद है लिमिट अवेल्ड, चूंकि ये सेविंग अकाउंट की बात हो रही है तो सेविंग अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती, तो यहाँ पर लिखा गया है एनए। आउटस्टैंडिंग भी सेविंग अकाउंट में नहीं होता, आउटस्टैंडिंग भी लोन के लिए होता है, सिक्योरिटी भी लोन के लिए होती है और एसेट क्लासिफिकेशन स्टेटस ये भी लोन के लिए होता है। तो यहाँ सभी जगह पर बाकी जगहों पर मैंने एनए भर दिया है। इसी तरह से करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट यानी कि कोई लिमिट हो पहले से, टर्म लोन, कोई एलसी या बीजी की लिमिट हो पहले से, तो उन सबकी जानकारी हमें यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर दीपक कुमार जी का पहले से कहीं से भी कोई लोन नहीं है और करंट अकाउंट भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सभी जगह पर एनए भर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर भी इसी तरह से आप एनए भर सकते हैं। इन सेल्स में भी आप एनए कर दीजिए, इन सेल्स में भी और इन सेल्स में भी। कहने का मतलब यह है कि आपने खाली नहीं छोड़ना, जो भी जानकारी है वो सही जानकारी देनी है और जहां पर भी जानकारी आपके पास उपलब्ध नहीं है और जानकारी आपके ऊपर लागू नहीं होती तो वहां पर एनए या निल जरूर लिखें। अब हमें यहाँ बताना है इफ बैंकिंग विद दिस बैंक कस्टमर आईडी टू बी गिवन हियर। मतलब ये हुआ कहने का कि जिस बैंक में आप ये फॉर्म जमा करना चाहते हैं उस बैंक में अगर आपका पहले से खाता है तो उसकी कस्टमर आईडी यहां पर देनी है। कस्टमर आईडी आपको अपनी पासबुक के अंदर या अपने स्टेटमेंट के अंदर दिख जाएगी। और अगर आपका उस बैंक में कोई खाता नहीं है तो आप यहां पर भी एनए या निल भर सकते हैं। अब हम बताना है क्रेडिट फैसिलिटीज प्रपोज्ड, यानी कि क्या लोन है जो हम इस बैंक से लेना चाहते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कैश क्रेडिट के बारे में। कैश क्रेडिट मतलब लिमिट के बारे में बताना है। तो हम कोई लिमिट नहीं लेना चाहते,
तो हम यहाँ पर नील या NA लिख रहे हैं। इसके बाद बताना है टर्म लोन के बारे में। तो ये जो दीपक कुमार जी हैं, ये गाड़ी के लिए एक टर्म लोन लेना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी हम यहाँ भर देते हैं। कोई LC या BG की लिमिट ये नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए भी नील, और फिर यहाँ पर आ जाता है टोटल। अब इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। कैश क्रेडिट क्या होता है कि जब आप अपनी फर्म के लिए कोई लिमिट लेते हैं, जिसको हम कैश क्रेडिट लिमिट कहते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए होती है ये, तो आपने उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। यहाँ पर जो दीपक कुमार जी हैं, वो अपनी गाड़ी के लिए लोन लेना चाहते हैं, जिस गाड़ी को वो टैक्सी के रूप में चलाएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि कितना लोन लेना चाहते हैं, वो हमने लिखा 6 लाख रुपए। पर्पस यानी किस काम के लिए लेना चाहते हैं, तो हमने लिखा परचेज ऑफ टैक्सी। फिर है प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफर्ड, यानी कि ये जो लोन जब मिलेगा उनको, उससे वो क्या खरीदेंगे, यानी बैंक के लिए सिक्योरिटी क्या बनेगी। जो भी चीज बैंक के पैसे से खरीदी जाती है वो बैंक के लिए सिक्योरिटी बन जाती है। तो हमने यहाँ लिखा मारुति स्विफ्ट कार, ब्रैकेट में लिखा टैक्सी, क्योंकि टैक्सी के रूप में चलने वाली है और जिसकी कीमत है 8 लाख रुपए। अब हमें बताना है कोई LC या BG की लिमिट, तो कोई LC या BG की लिमिट दीपक कुमार जी नहीं लेना चाहते, तो हमने यहाँ लिखा नील, और फिर टोटल में भी यहाँ पर लिख दिया है 6 लाख रुपए। अब मान लीजिए कि आप कोई छोटा सा कारखाना, छोटी सी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जहां पर आप मशीन के लिए भी लोन लेना चाहते हैं और साथ में छोटी सी लिमिट भी लेना चाहते हैं। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने टर्म लोन के आगे तो अपनी मशीन की जानकारी देनी है, मशीन के लिए कितना लोन लेना चाहते हैं, कौन सी मशीन लेना चाहते हैं, और साथ में लिमिट की जानकारी, जो आप लिमिट लेना चाहते हैं उसकी यहां पर इंफॉर्मेशन देनी है। ध्यान बस ये रखना है कि मुद्रा का जो लोन होता है वो अधिकतम 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो आपकी जो भी फैसिलिटी, यानी जो भी लोन आप मांग रहे हैं, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, टर्म लोन हो, LC या BG हो, वो सभी मिला के 10 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसका टोटल यहाँ पर 10 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल बेसिस ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट अप्लाइड, यानी कि अगर आप यहाँ पर कैश क्रेडिट की लिमिट या वर्किंग कैपिटल लिमिट मांग रहे हैं, तब आपको ये वाली टेबल भरनी है, जिसमें आपको पहले बताना होगा एक्चुअल सेल्स पिछले 2 सालों की, अगर आपका काम पुराना है तो, और फिर आपको बताना है कि अगले साल में आप कितना काम करेंगे, और अगर आपका काम नया है तो फिर आप एक्चुअल सेल्स में नील लिख सकते हैं। तो अब चूंकि यहां पर हम कैश क्रेडिट लिमिट नहीं मांग रहे हैं, तो हम यहां पर सभी जगह पर NA लिख रहे हैं। अब इन केस ऑफ टर्म लोन रिक्वायरमेंट्स, द डिटेल्स ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट में बी गिवन एज अंडर, मतलब अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं तो वो किस पर्पज से ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, उसकी सारी जानकारी आपने यहां पर देनी है। अब ये जो फॉर्म दीपक कुमार जी भर रहे हैं, उससे वो एक टैक्सी खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, जिसको वो टैक्सी के रूप में चलाएंगे। तो उसमें वो क्या भरेंगे, सबसे पहले भरेंगे टाइप ऑफ मशीन, के अंदर वो भर सकते हैं मारुति स्विफ्ट कार, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं टैक्सी। पर्पस हो जाता है फॉर रनिंग एज टैक्सी, यानी टैक्सी चलाने के लिए। नेम ऑफ सप्लायर, यानी कि जब वो टैक्सी खरीदना चाहेंगे तो उन्हें कहीं से एक कोटेशन लेना पड़ेगा टैक्सी का, जो गाड़ी सप्लायर उनको देगा, गाड़ी का सप्लायर उनको देगा, उसकी डिटेल्स यहां भरनी है, उस सप्लायर का नाम और उसका पता। फिर बताना है टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, तो यहां गाड़ी की कुल कीमत बता सकते हैं 8 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन बीइंग मेड बाय द प्रोमोटर्स, यानी दीपक कुमार जी खुद अपना कितना पैसा लगाएंगे और बाकी वो लोन लेंगे। तो अपना पैसा वो लगा रहे हैं 2 लाख रुपए और लोन वो ले रहे हैं 6 लाख रुपए का। इस तरह से गाड़ी की पूरी कीमत यानी 8 लाख रुपए बन जाता है। अब मान लीजिए कि हो सकता है दीपक कुमार जी इसके साथ ही साथ एक और गाड़ी लेना चाहते हो, तो अपनी दूसरी गाड़ी की डिटेल यहां पर भर सकते हैं। अगर आप फैक्ट्री के लिए लोन ले रहे हैं और मान लीजिए एक से ज्यादा मशीनें खरीदना चाहते हैं, तो आप सारी मशीनों की डिटेल एक एक करके यहां पर इसके साथ आप और रोज जोड़ सकते हैं और उसमें मशीनों की जानकारी दे सकते हैं, और सभी का टोटल यहां नीचे आ जाएगा। जैसे इस केस में क्योंकि एक ही गाड़ी खरीदी जा रही है, तो उसका टोटल कॉस्ट, इसमें जो मालिक है उसका अपना अंशदान या अपना मार्जिन, और फिर लोन का टोटल यहां पर हमने लिख दिया है। अब हमें बताना है रीपेमेंट पीरियड विद मोरेटोरियम पीरियड रिक्वेस्टेड फॉर। रीपेमेंट पीरियड क्या होता है, पूरे लोन की अवधि, यानी आप कितने साल का लोन लेना चाहते हैं, वो 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। उसके बाद मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब हम कोई नया लोन लेने जाते हैं, खासकर टर्म लोन के केस में, और हम नया बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लोन लेने के बाद आपको कुछ महीनों का समय मिल जाए किस्तें शुरू होने से पहले, जिसके दौरान आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकें। वो कहलाता है मोरेटोरियम पीरियड। जैसा कि दीपक कुमार जी ने यहां भरा 5 years with 3 months मोरेटोरियम, मतलब वो ये चाहते हैं कि उनका जो लोन हो वो तो हो 5 साल का, जिसमें शुरू के 3 महीने उनको मोरेटोरियम मिले, जिसमें उन्हें किस्तें ना देनी पड़े, उनकी किस्तें 3 महीने के बाद शुरू हो, उनकी EMI 3 महीने के बाद शुरू हो। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर एस्टिमेट्स। अब अगर आप वर्किंग कैपिटल यानी कि केवल सीसी लिमिट ले रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने पिछले 2 साल के एक्चुअल्स बताने होंगे अगर आपका काम पुराना है, और आगे आने वाले 2 सालों के प्रोजेक्शन या एस्टिमेट्स बताने होंगे कि आगे आने वाले 2 सालों में आप क्या करेंगे। अगर आप मशीन का लोन ले रहे हैं या टैक्सी का लोन ले रहे हैं, जैसा हम इस केस में भर रहे हैं,
तो हमें जितने साल का हम लोन लेना चाहते हैं उतने सालों के प्रोजेक्शन या एस्टिमेट देने होंगे। प्रोजेक्शन क्या होता है कि आगे आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल में हम क्या काम करेंगे, हमारी सेल लगभग अनुमानित क्या होगी, उस पर हम कितना लाभ कमाएंगे और हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां भरते हैं साल। इस तरह से पिछले 2 साल 2018, 19 और 19, 20, जो साल चल रहा है वो हो गया 2020, 21 और आगे आने वाले सालों वर्ष हम यहां पर लिख देते हैं 20, 21, 22, 23 और इसी तरह से आगे तक। अब हमें बतानी है नेट सेल्स, यानी कि पिछले 2 सालों में हमारी कितनी सेल हुई है और आगे आने वाले सालों में कितनी सेल हो जाएगी। तो हम इस तरह से उसको भर रहे हैं। अब चूंकि दीपक कुमार जी का काम बिल्कुल नया है, उनका पहले बिजनेस नहीं था, तो पीछे वाले दोनों सालों में हमने भरा है निल। अगर आपका भी काम बिल्कुल नया है तो पीछे वाले सालों में आप निल भर सकते हैं और केवल आप आगे वाले सालों के एस्टिमेट्स दे सकते हैं। अब हमें बताना है नेट प्रॉफिट, इसी तरह से कि पीछे के सालों में कितना नेट प्रॉफिट हुआ और आगे आने वाले सालों में हमें कितना लाभ होगा। तो चूंकि पिछले 2 सालों में बिजनेस नहीं था तो वहां हमने भरा है NA, और जो साल चल रहा है और आगे आने वाले 5 सालों में कितना हमारा प्रॉफिट होगा वो हमने यहां पर भरा। इसी तरह से हमने भरा है यहां पर कैपिटल, हमारा कैपिटल बिजनेस में कितना था पिछले 2 सालों में और आगे आने वाले सालों में कितना कैपिटल हो जाएगा, या हमारी पूंजी कितनी हो जाएगी उस बिजनेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है स्टेटस रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, मतलब जो लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशंस हमें लेने होते हैं अपने काम को करने के लिए, वो हमने क्या क्या रजिस्ट्रेशंस ले रखे हैं उसकी जानकारी हमें यहाँ इस टेबल में देनी होती है। जैसे हम सबसे पहले लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, यानी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन हमारे पास है या नहीं। अगर है तो आप यहाँ लिखिए यस और यहाँ पर देख सकते हैं उसका नंबर। इसी तरह से MSME का रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं यस। MSME का रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता दूं कि अब उद्यम रजिस्ट्रेशन किया जाता है बिजनेसेस के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन उद्यम की वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यस और साथ में रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ लिख सकते हैं। ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है जो दवाइयों का काम करते हैं उनको, तो आप यहाँ भर सकते हैं NA। लेटेस्ट सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल्ड, अगर आपका बिजनेस पुराना है तो आपके पास GST के रिटर्न्स फाइल किए हुए होंगे, आप उसकी जानकारी यहाँ दे सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं यस और जिस महीने तक का रिटर्न आपने फाइल किया है वो महीना आप यहाँ भर सकते हैं। और अगर आपका काम बिल्कुल नया है तो आपके पास GST के रिटर्न नहीं होंगे तो आप यहाँ भर सकते हैं NA और यहाँ लिख दीजिए कि हमारा नया बिजनेस है इसलिए हमारे पास GST के रिटर्न्स नहीं है। इसी तरह से बात आ जाती है इनकम टैक्स रिटर्न्स की। अगर आपके पास रिटर्न्स हैं पुराने तो आप उसकी जानकारी यहाँ दे सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं यस और यहाँ भर सकते हैं किस साल के रिटर्न आपने फाइल किए हुए हैं। और अगर आपका काम बिल्कुल नया है, रिटर्न नहीं फाइल्ड है, तो आप यहाँ लिखिए NA और यहाँ भी लिखिए न्यू बिजनेस। एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कि कोई और सरकारी विभाग का कोई बकाया हो आपके ऊपर, कोई आउटस्टैंडिंग हो जो आपने नहीं जमा किया हो, तो उसकी जानकारी आपने यहाँ देनी है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं निल और NA। अब यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं, आप ये घोषणा करते हैं कि ऊपर जो भी जानकारी आपने दी है वो आपने बिल्कुल सही दी है, और आप ये बैंक को अधिकार देते हैं कि बैंक आपकी जानकारी को वेरीफाई कर सकता है। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी एक बिल्कुल नई पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगानी है और साथ में यहाँ पर करना है साइन इस तरह से, जो कि आप काले या नीले पेन से कर सकते हैं। इस फॉर्म को भी आप काले या नीले पेन से ही भरिएगा। यहाँ पर भरनी है आपने डेट, जिस डेट में आप ये फॉर्म भर रहे हैं या जमा कर रहे हैं बैंक में, और आपने देनी है प्लेस कि आप ये फॉर्म कहां पर भर रहे हैं। इसके बाद इसमें एक चेकलिस्ट दी गई है चौथे नंबर पेज पे, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कागजात अपने इस फॉर्म के साथ लगाने हैं। आप इन कागजातों के बारे में बैंक से भी पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे ही कागज आपने लगाने हो, आपके काम के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके लोन के हिसाब से कागज बदल सकते हैं। इसके नीचे है एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यानी कि पावती। जब आप ये फॉर्म बैंक में देंगे तो आप कोशिश कीजिए कि आपको बैंक ये पावती दे, जिससे आप जब भी अपने लोन की स्थिति की जानकारी लेने के लिए बैंक में जाएंगे तो आप ये पावती लेकर जाएं, जिससे बैंक वालों को आपकी एप्लीकेशन ढूंढने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये था मुद्रा का फॉर्म, जो कि बिल्कुल नए बिजनेस के लिए है, जो कि एक पॉपुलर डिमांड पर हमने बनाया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने काम को बढ़ाते रहिए और वापस आते रहिए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।